हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जो हमारी क्लास 12 फिजिक्स की बुक है उस कंप्लीट बुक की, यानी कि अगर हम बात करें कंप्लीट जो आपकी बुक है उस पूरी किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे 10 प्रश्न होंगे जो बच्चों अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे, चाहे आप क्वेश्चन पेपर कोई उठा लेना, ठीक है, या फिर आप मॉडल पेपर वगैरह जो दिए होते हैं, बुक्स आती हैं अंसाल वगैरह, उनमें कई सारे मॉडल पेपर दिए होते हैं, यानी कि कौन सा पेपर किस साल आया, उसमें आप लोग देखोगे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वहां पर पेपर में फंसेंगे। तो इसका सीधा सीधा सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 दोगे तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को समझ कर चलना है, ठीक है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखेंगे 18-19 के बाद में सारे क्वेश्चन जो है लगातार कई वर्षों तक आए हुए हैं, यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ है उसमें भी आए हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले ध्यान से समझेंगे। ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन जो है उनको हम ध्यान से समझेंगे। मेरा मकसद ये है कि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन होता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, यानी कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है इसकी परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, या फिर एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स, जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, किस कंडीशन पर होता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। यानी कि क्वेश्चन एक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन कई सारे तरीके से पूछ सकता है। तो सभी टॉपिक को एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे, फिर हम इसका मात्रक देख लेंगे, फिर ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को समझिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र, जो भी हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल, उस वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें कोई एक क्षेत्रफल होगा, उस वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें स्थित क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल स्थित है उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, उस क्षेत्रफल से क्या होगा, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर एक बार समझिए, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो उसका क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत, देखिए इस बात पे आप फोकस कीजिए, क्या लिखा है, अभिलंबवत लिखा है। अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, अभिलंबवत दिशा जो होगी उसमें गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, देखिए क्या है, संख्या होती है, इस संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। साथ ही इसका जो मात्रक होता है, देखिए बच्चों इसके मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। एक मात्रक ये होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक आपको मात्रक पता है वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये दोनों मात्रक आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ए दिया हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया गया हो, या फिर वोल्ट मीटर दिया होगा। दोनों मात्रक जो है आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बात आती है इसका ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का होता है। देखिए यदि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, जो या फिर सीधे यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, देखिए जो बल रेखाएं होंगी अगर वो बंद पृष्ठ जो है, बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर अंदर की ओर जाती हैं तो वो हमारा जो चिन्ह लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अगर वो बाहर की ओर आती हैं तो उनमें हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि अगर बंद पृष्ठ है उससे अंदर की ओर जाएंगी तो हम चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी कि बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए समविभव पृष्ठ और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव यानी कि समान विभव, इसका संधि विच्छेद करोगे, सम प्लस विभव यानी कि समान विभव। पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ होगा, से क्या था, इसकी विशेषताएं भी कुछ होती हैं, उन विशेषताओं पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, उस क्षेत्र में क्षेत्रफल की बात अभी हमने की थी। अब हम बात करें उस जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ, ऐसा एक पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, यानी कि जो भी बिंदु है पृष्ठ है उसके जो भी बिंदु उन पर विभव जो है वो बिल्कुल समान है या वो समान विभव पर है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर बच्चों इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी जो मतलब इसकी जो खूबियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनके बारे में विशेषताएं, नंबर 1 में अगर बात करें, किसी भी कोई भी
किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से, जो भी कोई भी आवेश है उसको समविभव पृष्ठ जो है यानी कि जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव समान है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो नहीं होता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती, वो कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। साथ ही साथ समविभव पृष्ठ के समीप जो भी हमारा समविभव पृष्ठ होता है, उस समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसमें समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो समविभव जो पृष्ठ होता है उसके कैसे होती है, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विपात कोण क्या होता है। देखिए द्विपात कोण, ठीक है, अगर इसके सही से बात करें तो द्विपात कोण यानी कि 2 चीजों से मिला हुआ कोण। देखिए किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान पर, कहीं पर भी, किसी भी एरिया में, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, जो हमारा एक चुंबकीय यामोत्तर होता है वह इसका एक होता है भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण होता है उसको ही हम द्विपात कोण कहते हैं। कहाँ का? उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं, पूरी जगह का द्विपात कोण नहीं कह देंगे। देखिए फिर समझिए, कोई भी एक स्थान है, उस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना जो न्यून कोण होता है उसे द्विपात कोण कहते हैं उस स्थान का। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, इनके बीच में एक कोण बन जाएगा। इस कोण का जो होगा वो किसी एक स्थान पर उस स्थान का द्विपात कोण कहला जाएगा। यहाँ पर जो नोट पॉइंट है वो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक याद रखना कि द्विपात जो कोण होता है इसका जो मान होता है हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। अगर आप देखेंगे जहां से मैं बैठा हूं वहां पर द्विपात कोण का मान अलग होगा, अगर चेक किया जाए आपके स्थान पर अलग होगा, आपसे 100 मीटर की दूरी पर भी अलग हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए कभी कभी हम बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेरिवेशन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक है उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए समझिए, कोई भी चुंबक है उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु, अब चुंबकीय वस्तु क्या होती है, वे वस्तु जो चुंबक को, जो भी वे वस्तु जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे लोहा कोबाल्ट हो गया, को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर ले, उसे चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जहां तक की वस्तु, मान लीजिए एक चुंबक है, उसमें आप 100 मीटर दूर डाल दे, वो चुंबक अपनी उस वस्तु को आकर्षित नहीं करता, बेशक लोहा है, लेकिन आप देखते हैं कि आप चुंबक के आसपास कहीं पर लोहा के कुछ टुकड़े डालते, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी कि वो चुंबक जहां तक के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उस एरिया को, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, विचलन कोण क्या होते हैं। देखिए विचलन कोण, देखिए 2 कोण होते हैं विचलन कोण। देखिए प्रिज्म पर आपतित किरण, देखिए जो आपने प्रिज्म देखा था जिससे जब प्रकाश गुजरता है तो 7 कलर देता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जिसको विक्जोर के नाम से हम याद करते थे, ट्रिक से। देखिए प्रिज्म पर आपतित किरण, एक आने वाली किरण होगी तथा आने वाली किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब उस पर रिफ्लेक्ट होगी तो उससे वापस भी जाएगी, यानी कि उसके अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण की दिशा। अब देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उन्हें, उस कोण को या उन कोणों को हम विचलन कोण कहते हैं। अगर कई सारे प्रिज्म होंगे तो कई सारे कोण बनेंगे, तो उन कोणों को विचलन कोण कहेंगे। या एक प्रिज्म होगा तो उस प्रिज्म में जो कोण बनेगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, यानी कि आपतित किरण और जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम विचलन कोण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा अति लघु उत्तरी में 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, ये आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। अब बच्चों आता है लेंस की फोकस दूरी जो होती है किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए हमारे जो लेंस होते हैं इनकी जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए जो हमारे लेंस होते हैं इनकी फोकस दूरी जो निर्भर करती है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। देखिए जो लेंस का पृष्ठ होगा उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उस पर भी निर्भर करता है। लेंस के जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अपवर्तन पर, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। यानी कि जो समझिए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तन है उस पर भी, पदार्थ का जो अपवर्तन कितना हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। साथ ही प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है लेंस की फोकस दूरी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। हमारी स्वस्थ आंख होती है उसका निकट बिंदु कहाँ होता है, तो बच्चों वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और दूर बिंदु होता है अनंत तक, याद रखना। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है लेकिन दूर बिंदु अनंत होता है, ये चीज याद रखना, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। एक नंबर में, अति लघु उत्तरी में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे
पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। देखिए आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता अनुसार, यानी कि आवश्यकता के अनुसार नेत्र द्वारा, हमारी जो आंख है इस आंख के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या फिर ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए जिस टाइम आप अपने फोन पर देख रहे थे तो उस टाइम आपकी फोकस दूरी जो थी, फोकस क्षमता थी, नेत्र की समंजन क्षमता, वो आपके मोबाइल तक थी। लेकिन जैसे ही आपको आवश्यकता पड़ी क्या कहीं बाहर देखने की, तो आप आवश्यकता के अनुसार नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता हो रही है उसे नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों समस्थानिक क्या है। देखिए समस्थानिक यानी कि इनका स्थान जो है समान है। देखिए वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तत्व समान, यानी कि उनके जो परमाणु क्रमांक रखने का स्थान है वो समान है, तथा साथ ही साथ द्रव्यमान संख्या भिन्न होती समस्थानिक कहता है। जैसा Cl17 भी होता है और Cl17 का द्रव्यमान संख्या 36 भी होती है और 35 भी होती है कभी कभी, और एक्चुअल पॉइंट होता है 35.5। Cl17 जो होता है इसका 35.5 होता है, कभी कभी 35 लिख देते हैं, कभी कभी 36। यानी कि इनका स्थान तो आपकी जो आवास श्रेणी है उसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन परिवार है, ठीक है, उसमें तो आपका इसी का समान ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेशक इनका जो द्रव्यमान संख्या वो इधर उधर दिखाई दे, तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है। अब बच्चों अगला टॉपिक आता है नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। देखिए नाभिकीय बल यानी कि नाभिक का बल, समझ रहे हो, नाभिकीय बल यानी कि नाभिक का बल। देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के चारों ओर लगने वाला वह बल। देखिए नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। समझ आगे, यानी कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक से मैं बता देता हूं कि आपको नाभिक के भीतर कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पा से पापा कर सकते हैं, ना से नाना, यानी कि नाना और पापा, ना से पा से प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन। नाना और पापा जो होते हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है, याद रखना। ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख पाए, ट्रिक से, अन्यथा आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बल जो उनके बीच में बांधे रखने के लिए जो कार्य करता है, जो बल लगता है, उसे ही नाभिकीय बल कहते हैं। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट लग रहा है, उस क्वेश्चन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उनको जवाब भी मिल जाते हैं, ठीक है, मैं उनको वहीं पर रिप्लाई दे देता हूँ। अगर सही सलामत क्वेश्चन होता है, कोई लंबा लेंदी क्वेश्चन होता है, तो मैं उसको वीडियो बनाकर उसको प्रोवाइड करवा देता हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं ना कहीं से उससे कांटेक्ट करके करवा देता हूं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब है, सोल्यूशन है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।